हेलो एवरीवन। नमस्कार दोस्तों। ट्रू आईएएस एंड पीसीएस में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी हमने इन्फ्लेशन के कुछ कुछ प्रकार देखे थे, कुछ कुछ कैटेगरीज देखी थी, लेकिन वो जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन थी वो रेट वाइज थी। यानी कि जो प्राइजेस हैं महीने बाय महीने, साल बाय साल, एक ज़माने से लेकर दूसरे ज़माने तक कैसे गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस बदल गए, हमने रेट के हिसाब से उसको देखा था। हमने चार कैटेगरीज इस कंटेक्स्ट में देखी थी: क्रीपिंग, वॉकिंग, गैलोपिंग और हाइपर इन्फ्लेशन। अब हम लोग टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में ही बात करने वाले हैं, लेकिन हम इन्फ्लेशन के टाइप्स ना उसके कॉजेस के हिसाब से जानेंगे, कारण के हिसाब से जानेंगे कि इन्फ्लेशन आती क्यों है। तो चलो सबसे पहले जानते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। साफ साफ सौगंधा क्या पता लग रहा है इससे? मयूर क्या पता लग रहा है किसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हुई है? डिमांड की वजह से। और डिमांड यहां पर अर्पित किसकी डिमांड होती है? किस चीज की डिमांड पैदा हुई है यहां पर इकोनॉमी के अंदर? लेकिन कैसे? लेकिन अर्पित कैसे? गुड्स एंड सर्विसेज। हाँ, उसको कहते हैं जनरल, सिंपल 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 जनरल गुड्स एंड सर्विसेज। तो इट इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन। ये सब क्यों होता है? ड्यू टू इंक्रीज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग। यानी कि प्राइवेट यहां पर किसकी बात चल रही है? हाउस होल्ड की। एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग मतलब पब्लिक स्पेंडिंग, मतलब पब्लिक सेक्टर की स्पेंडिंग, गवर्नमेंट सेक्टर। और अगेन सरकार की स्पेंडिंग किस किस फॉर्म में? इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स, सब्सिडीज, लोन माफ करना, है ना। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट किस किस चीज में? हाउस होल्ड जो होती है, इन्वेस्टमेंट कह रहा हूं सॉरी, उनका जो खर्चा है, एक्सपेंडिचर किस किस फॉर्म में? स्पेंडिंग किस किस फॉर्म में? हाँ, गुड्स एंड सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ सामान, राशन वगैरह, ये हम सारी चीजें नेशनल इनकम में मयूर पढ़ चुके हैं, आपको पता होगा कि ये डिमांड और कंजम्पशन वगैरह। यहां पर कुल मिलाकर हुआ क्या है कि सरकार की तरफ से और देश में जो भी हाउस होल्ड्स हैं और इंडिविजुअल्स की तरफ से गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ गई है, उनकी कंजम्पशन बढ़ गई है। ठीक है। उसके बाद यहां पर एक चीज और देखने को हमें मिलती है, ध्यान से समझना आप इस वाले पॉइंट को। लोअर रेट ऑफ सेविंग्स बाय द हाउस होल्ड। सेविंग्स हाउस होल्ड काफी कम करते हैं। अब अगर सेविंग ये कम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? कोई मुझे समझा सकता है क्या? वेरी गुड। मार्केट के अंदर पैसा काफी ज्यादा इंजेक्ट हो रहा है। मयूर पढ़ा था ना हमने, इंजेक्शन। यानी कि ये जो इंजेक्शन है, दिस इज फ्लोइंग इन द मार्केट इन द फॉर्म ऑफ शाइनी मनी सप्लाई। क्या हम ऐसा कह सकते हैं? ठीक है। उसके बाद लोकल एक्सचेंज रेट में हमें डेप्रिसिएशन देखने को मिलता है। शाइनी समझाओ जरा, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या? इन कंपैरिजन टू समथिंग, है ना। डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू गिर जाती है लोकल एक्सचेंज रेट की। लोकल एक्सचेंज रेट का मतलब दोस्तों ये होता है कि अगर रुपी को हम लोग ये देखें डॉलर के कंटेक्स्ट में, तो शाइनी बताओ जरा, डेप्रिशिएटेड करेंसी कैसी होगी कि हमें $1 प्राप्त करने के लिए कम रुपए खर्च करने पड़ेंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स, या फिर ज्यादा ज्यादा रुपए? उसके बाद टैक्सेस के अंदर रिडक्शन। अगर टैक्सेस के अंदर रिडक्शन है अगर मयूर, तो इसका मतलब सरकार जो है वो मनी को, टैक्स की दरें कम कर दी। ठीक है। तो सरकार मनी को, इंजेक्शन का बिल्कुल अपोजिट क्या होता है? सरकार ने कुल मिलाकर ऐसा मान लो कि पैसे को जो अभी तक सरकार सक करती हुई आई है इकोनॉमिक सिस्टम से, सेंट्रल बैंक जो सक करता हुआ है सिस्टम से, इस टैक्स की रिडक्शन की वजह से क्या है? अगेन शाइनी,
क्या मनी सप्लाई बढ़ गया, हम ऐसा बोल सकते हैं? उसके बाद मनी सप्लाई का इंक्रीज होना और बैंक क्रेडिट का इंक्रीज होना, यानी कि बैंक अब ज्यादा से ज्यादा क्या दे रहे हैं, मतलब लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। वेरी गुड। क्या आप सभी को ये पहला वाला पॉइंट समझ में आया कि एग्रीगेट डिमांड और कंजम्पशन बढ़ने की वजह से कैसे इन्फ्लेशन आती है? यहां पर देखो सुगंधा, एक पॉइंट और बताना चाहूंगा मैं। ये जब एग्रीगेट डिमांड मतलब टोटल डिमांड जो है ना, गवर्नमेंट की, प्राइवेट पर्सन की, जब ये बढ़ी है ना, तो जरूरी नहीं है कि यहां से इन्फ्लेशन बढ़ती। ये इन्फ्लेशन क्यों बढ़ी है? क्योंकि पैसे को इकोनॉमिक सिस्टम से खींचने के लिए, सक करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं था। जब अर्पित ये डिमांड और ये कंजम्पशन लेवल जो हैं, जब ये राइज करते चले जा रहे थे ना, ऐसे 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 करके, तो पीछे से इनको फ्यूल जो है वो देने का काम करा है देश के इन सारे इकोनॉमिक फैक्टर्स ने। अगर डिमांड बढ़ी भी थी, कंजम्पशन बढ़ी भी थी, ठीक है, तो मान लो कि स्पेंडिंग ना बढ़ती, या जो हाउस होल्ड है मयूर, जब वो सेव करने लग जाते हैं, हमने इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम के कंटेक्स्ट में क्या वर्ड यूज करा था? हाउस थ्रिफ्टीनेस को फॉलो करते हैं, कंजूसी, याद है? वो सेविंग करने लग जाते ज्यादा से ज्यादा। लोकल एक्सचेंज रेट जो है वो शाइनी डेप्रिशिएट ना करके, क्या अपोजिट वर्ड होता है इसका? एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, एप्रिशिएट करता है ना। टैक्सेस जो है वो रिड्यूस ना होकर टैक्सेस बढ़ जाते, मनी सप्लाई जो है ये डिक्रीज हो जाता, और बैंक क्रेडिट जो है ये भी डिक्रीज हो जाता। लोन वगैरह मिलना महंगे कर देता सरकार वगैरह और सेंट्रल बैंक वगैरह, कैसे? इंटरेस्ट रेट ज्यादा बढ़ाकर, राइट। मैंने आपको यहां से दो प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए बातों बातों में, एप्लीकेशन बेस्ड। अगर आपको कल को ये आ जाए कि इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट कंजम्पशन बढ़ रही है, उसकी वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो रही है, तो व्हाट आर द प्रोमिनेंट कॉजेज बिहाइंड इट? तो आपके सामने स्क्रीन पर 5 पॉइंट है जो कि इस बुक में लिख रखे हैं। अगर आपको ये कोई पूछे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट कंजम्पशन की वजह से जो इन्फ्लेशन आई है, इसको कंट्रोल करने के कुछ मेजर्स बताओ। प्रीलिम्स के अंदर ये क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर द करेक्ट मेजर्स टू कंट्रोल डिमांड पुल इन्फ्लेशन, द इन्फ्लेशन विच इज क्रिएटेड बाय एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट कंजम्पशन इन प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर ड्यू टू प्राइवेट स्पेंडिंग और गवर्नमेंट स्पेंडिंग। तो आपको आपके सामने ये चीजें जो यहां पर फैक्टर्स दे रखे हैं उसको बिल्कुल अपोजिट कर दो। क्या सबको ये समझ में आया? किसी के सर के ऊपर से तो नहीं किया? प्लीज बी फ्रैंक। मतलब अगर एक बार आप लोग रिवाइज करोगे तो हो जाएगा ना आपका काम। बताओ, फिर से समझाऊं क्या कुछ, क्या आगे बढ़े? जल्दी बताओ। लोअर रेट, ये वाला, ये लास्ट वाला पॉइंट जो मनी सप्लाई और बैंक क्रेडिट। सेकंड, लोअर रेट ऑफ सेविंग्स। हाँ, नहीं वो इसलिए मैंने अवॉइड कर दिया, मतलब वो फिट नहीं हो रहा था, मैंने इसलिए वर्ड वर्ड यूज ही नहीं करा वो। हाँ, जो लीकेज है, लीकेज वर्ड यूज नहीं होगा। इंजेक्शन जो ये है, जब इंजेक्ट होने लग जाता है मनी बहुत ज्यादा, इंजेक्ट, अभी मैंने इनको प्रीवियस लेक्चर के अंदर करवाया, प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसी नोट्स, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डिमोनेटाइजेशन नहीं कहते हैं ओए, नहीं, डेफिसिट फाइनेंसिंग यार। इसमें तुम भांग खाकर बैठे हो क्या? अभी पहले लेक्चर से बैठे हो, उसके बाद कह रहे हो डिमोनेटाइजेशन। ठीक है मयूर, अब क्लियर हुआ? लोअर रेट ऑफ सेविंग पे बात करनी है क्या थोड़ी सी आपके लिए? हाँ, नहीं देखो, जो लोअर रेट ऑफ सेविंग है ना, ये वाला जो पॉइंट है हाउस होल्ड्स के लिए, यहाँ पर क्या है कि हाउस होल्ड सेविंग कम कर रहे हैं, तो जब वो सेविंग कम कर रहे हैं ना, तो इकोनॉमी में पैसा इसका मतलब ज़्यादा जा रहा है। सेव कर नहीं रहा है पर्सन, तो खर्च कर रहा है ना। खर्च कर रहा है तो मतलब वो इकोनॉमी के जो जो साइकिल नहीं घूमती है, जो जो फ्यूल वाली साइकिल घूमती है, ये ज़्यादा तेज घूमने लग जाती है, और फिर लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ती है। लेकिन जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी ना, सबके पास खरीदने को सब कुछ है, लेकिन रिसोर्सेज मयूर लिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर, तो उसकी कीमतें बढ़ जाती हैं।
फिर जब मेजर्स ऐसे इंट्रोड्यूस करे जाते हैं कि जब लोग पैसा या फिर सरकार जो है वो इकोनॉमी से पैसा खींचने लग जाते हैं, जब अलग अलग मेजर्स की वजह से, लेकिन मार्केट के अंदर फिर गुड्स एंड सर्विसेज तो महंगे हो रखे हैं। तो जब लोगों की परचेजिंग पावर के कंपैरिजन में जब वो गुड्स एंड सर्विसेज महंगे दिखते हैं तो उसको नाम दिया जाता है इन्फ्लेशन का। सिंपल। आप देखना, पहला लेक्चर देखना तो आपको एक उसके अंदर मैंने एक 18 मिनट लगा के कंसेप्ट समझाया मैंने बबल का, उसको देखना एक बारी जरा, उस इकोनॉमिक बबल को देखना जरा, ठीक है। आगे बात करते हैं। दिस लीड्स टू इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम। मैंने आपको बताया था नेशनल इनकम के चैप्टर में, जल्दी बताओ किसको रिकॉल है, कि पर्सनल इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में फर्क क्या होता है। वो इनकम जो हाउस होल्ड के हाथ में आती है वो तो है पर्सनल इनकम। इसका नाम डिस्पोजेबल कब हो जाएगा? डिस्पोज का मतलब क्या होता है? खर्च करना, ठीक है, स्पेंड करना। और ये स्पेंडिंग किस में होगी शाइनी, किस चीज में होगी? हाँ हाँ ठीक है, मतलब वही, मतलब काइंड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सिंपली बोला करो उनको, एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज को प्राप्त करने के लिए, है ना। कोई बंदी बंदी घुमानी अगर किसी को है ना गाड़ी वाड़ी पे, तो उन सब चीज़ों के लिए। thereby resulting in the increase of aggregate demand with no change in aggregate supply। इसकी वजह से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम जो होती है वो बढ़ जाती है, लोगों की खर्चे बढ़ जाते हैं। अब एक बात बताओ ना, बिल्कुल मयूर कड़ी से कड़ी मैच कर रही है ना। सेविंग रेट का कम होना मतलब खर्चे बढ़ना हाउस होल्ड के द्वारा, है ना। वो खर्चा ज्यादा कर रहे हैं, हाथ खुला है उनका, इसका मतलब, जिसकी वजह से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती रहती है। अब एग्रीगेट डिमांड शाइनी इंक्रीज हो रही है, लेकिन वही वाली बात है ना कि रिसोर्सेज इकोनॉमी में इतने है ही नहीं, तो सप्लाई इंक्रीज नहीं हो रही ना उतनी दर पर। वो याद करो शाइनी, वो प्रीवियस लेक्चर, 1 करोड़ अगर सबके हाथ में आ जाए, अगर रिसोर्सेज भी फिर उतने आ जाए तो फिर इन्फ्लेशन कभी नहीं होगी। लेकिन चीजें इसलिए बढ़ेंगी बिकॉज ह्यूमन बींग्स और ह्यूमन बींग्स की परचेसिंग पावर की कंपैरिजन में जितनी उनकी जनसंख्या और जितनी परचेसिंग पावर उस जनसंख्या से पैदा होगी, उसके कंपैरिजन में रिसोर्सेज इकोनॉमी के अंदर इतने हैं नहीं। बताओ, एग्री करते हो सब लोग इस बात से? और डिमांड सप्लाई, आपको तो पहला लेक्चर बहुत अच्छा लगेगा, मैंने शाइनी ने टीसीएस का चार्ट खुलवाया ट्रेडिंग पे, उससे समझिए हमने इन्फ्लेशन की शुरुआत जो करी है। हाँ जी, शाइनी ने बताया, पता है डिमांड जोन सप्लाई जोन उसका। तो दिस लीड्स टू increase disposable income in the hands of households, thereby resulting in एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज हो जाती है, लेकिन उसके लिहाज से एग्रीगेट सप्लाई इतनी इंक्रीज नहीं हो पा रही। रिसोर्सेज वहीं के वहीं अटके हुए हैं। अब अप्लाई कर दो ट्रेडिंग का डिमांड एंड सप्लाई का कंसेप्ट। जब डिमांड बढ़ती चली जाए और सप्लाई उतनी ना हो तो प्राइस के साथ क्या होगा? डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई उतनी है नहीं, तो प्राइस क्या होगा बताओ शाइनी? बस यही तो है इन्फ्लेशन का नेचर। और ये इन्फ्लेशन का नेचर आया कैसे, किसकी वजह से आया? डिमांड की वजह से, ठीक है। अब इस इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए ना सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है भाई साहब। अगर डिमांड की वजह से इन्फ्लेशन आई है, कमी किस चीज की है इसके अंदर? पूरे सिनेरियो के अंदर अर्पित क्या चीज मिसिंग है? डिमांड की वजह से अगर इन्फ्लेशन आई है तो डिमांड का अपोजिट भाई क्या है? सौतेला भाई, सप्लाई। वही मिसिंग है ना पूरी इकोनॉमी से, सिचुएशन से। तो जो सप्लाईज है ना, इट नीड्स टू बी इंक्रीज टू मैच द इंक्रीज डिमांड। यानी कि हमें इस सिचुएशन में कहां पर पहुंचना होता है शाइनी जी, आप बताओ, इकोनॉमिक्स में। हाँ, तो ये डिमांड और सप्लाई जब इक्वल ये होने लग जाती है तो हमें कहां तक पहुंचना है? सिचुएशन को क्या कहते हैं? वेरी गुड। और एक ऐसी कंडीशन होती है, कंडीशन ऑफ परफेक्ट डिमांड एंड परफेक्ट सप्लाई, राइट। हेंस रिलीविंग का मतलब राहत देना इकोनॉमी को फ्रॉम हायर लेवल ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन एक दिक्कत आती है इसमें, मुझे कोई ये बता सकते हो जो हमने एक लाइन में एक सांस में कह दिया, सप्लाई नीड्स टू बी इंक्रीज्ड,
एक दिक्कत आएगी इस लाइन में, इस वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं। बताओ, कोई मुझे बताओ जरा क्या दिक्कत आएगी इसको। डोंट वरी, ये हमारी डिस्कशंस की क्लासेस चल रही हैं, भले यूट्यूब पे जाती है, लेकिन ये कोर्स हमारा है तो हम अपने हिसाब से बात करेंगे, चाहे कुछ भी करें। हम यहाँ बैठ के बिस्किट खाएं, कॉफ़ी पिए, जो मर्जी करें। जिसको अपना सा मुंह लेकर बैठना है बेवकूफ़ों की तरह, तो वो बैठा रहे ऑनलाइन यूट्यूब पे। लेकिन ये हमारा कोर्स है तो हम अपने हिसाब से बात करेंगे। बी रिलैक्स टू आंसर, गलत हो गए तो मैं बैठा हूँ उसके लिए, ट्राई करो। लेकिन वेरी गुड। रिसोर्स ही तो नहीं है, लेकिन अगर सप्लाई फिर भी बढ़ानी हो और रिसोर्सेज ज़्यादा मिलनी हो तो इस चीज़ में शाइनी किसकी लंका लगेगी, अच्छी तरीके से किसकी ठुकाई होगी। नहीं नहीं, अरे अरे यार, ये ज़्यादा ही फ्रैंक हो गई इस चीज़ में कि हम फाउंडेशन कोर्स चल। नहीं नहीं, मैंने बोल दिया फाउंडेशन कोर्स में डिस्कशन चल रही है, वो ज़्यादा ही फ्रैंक हो गई। वो तो पैर वैर लेकर बैठ गई, वो तो आराम से कुर्सी वर्सी पे, वो ऊपर बेड पे। इस चीज़ में सबसे ज़्यादा लंका लगेगी पर्यावरण की। हर एक लेक्चर के अंदर, जैसे इस चैप्टर की मैं बता रहा हूँ ना, को पॉलिटिकल एंगल इमरजेंसी की हमने बात करी, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करी, हमने हमने स्ट्राइक्स की बात करी, दंगों की बात करी, है ना। पर्यावरण की लंका लगेगी। बताओ अर्पित, सही कह रहा हूँ गलत, है ना। ये चीज़ होगी। याद करो इंडिगो वाला चैप्टर अपना रिसेंटली, है ना। ये चीज़ है। उसके बाद दूसरी तरह की इन्फ्लेशन दोस्तों जो इस कैटेगरी में है, डेट इज कॉज वाइज इन्फ्लेशन। कॉज वाइज इन्फ्लेशन में मतलब जो दूसरी कैटेगरी, डेट इज कॉस्ट पुश पुश इन्फ्लेशन। इसका मतलब क्या होता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका एक नाम है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। पैदा कब होती है ये वाली? इसके पीछे कारण क्या होता है? इट अकर्स व्हेन, जब जनरल प्राइसेस जो हो वो राइज कर जाए। किस वजह से? जनरल प्राइसेस, अगेन यहां पर किसकी बात हो रही है? गुड्स एंड सर्विसेज, वो राइज कर जाएं ड्यू टू ग्रोइंग कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जल्दी फटाफट नेम करो। लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर, कुछ भी कह लो। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विसेज के, सच एज लैंड, लेबर एंड रॉ मटेरियल, जब इनके प्राइजेस बढ़ जाए तो यहां पर हो क्या रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने की जो लागत आ रही है ना प्रोड्यूसर्स की, वो प्रोड्यूसर्स बर्डन कहां शिफ्ट कर रहे हैं? मार्केट इकोनॉमी के अंदर, जो कि किसकी जेब खाली करवा रहा है? कंज्यूमर्स की। और कंज्यूमर्स के पास हर महीने की क्या नहीं आ पा रहा है? इतनी इनकम है नहीं। दिस इज कॉल्ड एज सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। सप्लाई यहां पर हो रही है, लेकिन प्रोड्यूसर्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने में लागत बहुत आ रही है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने के लिए जो चार अहम चीजें चाहिए किसी भी इकोनॉमी के अंदर, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज, इनके रेट बढ़ गए हैं। अगर कहीं पर लेबर महंगी हो जाए या किसी एक जगह पर मान लो कि रॉ मटेरियल, मान लो कि कोई एक फूड आउटलेट है, वो चाइनीज फूड सप्लाई करते हैं, और वहां पर वेजिटेबल्स की कीमत उस मार्केट के अंदर, मैदे की कीमत, अजीना मोटो की कीमत, इन सब चीज़ों की कीमत अगर महंगी हो जाए, तो क्या वो जिस रेट पर अभी तक हमें चाइनीज फास्ट फूड दे रहे थे, क्या उसी रेट पर मिलेगा क्या हमें? बताओ, है ना। शाइनी, बे ऑफ बंगाल में मछलियां कम हो गई मान लो, तो बताओ बंगालियों के ऊपर क्या असर पड़ेगा? प्राइस बढ़ जाएंगे, दुख बढ़ जाएगा, है ना। मारकाट हो गया इतनी सी बात के पीछे, पता चला। इंसान खा रहे हैं, पता चला। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ वेज ऑफ लेबर राइजेस, दिहाड़ी बढ़ गई मजदूरों की, सारे जितने बिहार से यूपी से मजदूर आए, वो ये कह रहे हैं अर्पित, गुड़गांव नोएडा, इन सब दिल्ली वैसी जगह पर इतनी दिहाड़ी पे अब तो हम काम नहीं करेंगे, आधा काम छोड़ के हम जा रहे हैं। अब वेजेस बढ़ गई इनकी,
ज्यादा दिहाड़ी देनी पड़ती है अब इनको। तो जो भी ये मजदूर चीज बना रहे हैं, प्रोड्यूसर अपनी जेब से थोड़ी ना देगा, मतलब वो कुछ भी करके नेगेटिव में थोड़ी ना, मतलब एक कोई भी प्रोड्यूसर क्या ऐसा करेगा क्या अर्पित कि आइसक्रीम को बनाने की लागत अब उसको 12 रुपए की पड़ रही, तो वो क्या सिर्फ 12 या 13 या 14 रुपए की बेचेगा क्या आइसक्रीम? नहीं ना। देन द यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब पर पर यूनिट आइटम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होगी वो भी बढ़ेगी। एंड एज अ रिजल्ट जो प्राइजेस हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, क्योंकि लेबर अगर महंगी हुई है तो लेबर इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई, प्रोड्यूसर को अपनी जेब से भुगतना पड़ा, ज्यादा खर्चा करना पड़ा, तो ऑब्वियस ही बात है वो जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करेगा प्रोड्यूसर, उसके प्राइसेस को इंक्रीज करेगा। डेटर मैन्युफैक्चर्ड वो हाइक हो जाएंगे, प्राइसेस बढ़ जाएंगे यानी कि। दूसरी सिचुएशन क्या है, जब सप्लाई जो है इनपुट्स ऑफ प्रोडक्शन की, जो भी उसके अंदर रॉ मटेरियल्स वगैरह जो यूज हो रहे हैं, सप्लाई अगर गिर जाए इसकी वजह से भी प्राइसेस बढ़ जाते हैं। और दो चीजें हैं, सप्लाई अगर जो है इनपुट्स की वो गिर जाए, या फिर जो इनपुट्स यूज हो रहे हैं ना उनकी कीमतें बढ़ जाए रॉ मटेरियल वगैरह की, इसकी, तब भी। मान लो अभी कुछ टाइम, मान के लो ऐसा हुआ था कुछ टाइम पहले, अभी नींबू के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए थे दिल्ली में और दिल्ली के आसपास के रीजन में, मयूर पता होगा, अभी कुछ महीनों पहले की बात है ना। तो इसका मतलब फिर शिकंजियां महंगी हो गई पीने के लिए गर्मियों में, राइट। 10 रुपए की शिकंजी फिर 20 की हो गई या 15 की एटलीस्ट तो हो ही गई, है ना। तो इट लीड्स टू इंक्रीज प्राइसेस, और इवन व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इज एडवर्सली अफेक्टेड ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज ड्रॉट, फ्लड वगैरह एक्सेट्रा। तो ये एडवर्सली इफेक्ट अगर ये हुए तो हुआ क्या कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की उस साल पैदावार कम हुई है, यानी कि उनकी सप्लाई गिरेगी, लेकिन डिमांड तो उनकी कॉन्स्टेंटली उतनी ही रहेगी या बढ़ेगी भी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। लोग सिर्फ इसको देखकर तो अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं ना कि इस साल देश में पैदावार कितनी हुई है। वो कहते हैं खेती बाड़ी की जितनी मर्जी पैदावार रही हो, बेबी तो मित्र रहो, हम अपनी पैदाइश करते हैं। जनसंख्या बढ़ रही है क्योंकि सेक्स बढ़ रहा है, और सर्दियों में तो पूछो मत, रात रात भर में 4 4 बंदियां प्रेग्नेंट हो जा रही है। तो हो क्या रहा है, सप्लाई गिरी, डिमांड लेकिन फिर भी बढ़ रही है। रीजन क्या, जनसंख्या इतनी, सेक्स, और उसकी वजह से क्या हो गया, एग्रीकल्चर कमोडिटीज आर लिमिटेड इन सप्लाई बट डिमांड इज मोर, एंड व्हेन डिमांड इज मोर देन सप्लाई, प्राइजेस के साथ क्या होगा, बूम करेंगे। यहां सप्लाई डगमगा जाती है, इसलिए इसको नाम ये दिया गया कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। सप्लाई डगमगा गई, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन डगमगा गई, तो कॉस्ट अपने आप ही पुश हो जाती है उसकी वजह से। यहां कुछ भी फैक्टर नहीं बिगड़ा है, सप्लाई डगमगा गई हर चीज की। गुड्स बना रहे हैं तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की सप्लाई डगमगा गई, गुड्स बना रहे हैं तो दूसरी सिचुएशन ये है कि रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस डगमगा गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कभी कभार प्राइसेस डगमगा गए, एग्रीकल्चर कमोडिटीज की सप्लाई डगमगा गई, उसकी वजह से उसके प्राइसेस डगमगा गए। सारा का सारा बर्डन इन सारी चीजों के डगमगाने का पड़ता है कंज्यूमर के ऊपर, और कंज्यूमर के ऊपर पड़ना भी चाहिए। आबादी इतनी बढ़ाई है तो मैं सेक्स करके, पहले मजा लिए आप सजा लो। इन 1973 एज अ रिजल्ट ऑफ ऑयल शॉक, ऑयल क्राइसिस, जो अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हो गया ऑयल प्राइसेस में बाय ओपेक कंट्रीज। कसम खुदा की उस जमाने में अगर नॉर्मल तरीके से जैसे आज ट्रेडिंग चलती होती है तो 2 2 रुपए भी कितने कितने हो जाते हैं मैं बता नहीं सकता आपको, ऐसे बढ़े थे क्रूड ऑयल इन सबके प्राइसेस। इन 1973 एज अ रिजल्ट ऑफ ऑयल शॉक, अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज हुआ ऑयल प्राइसेस में ओपेक कंट्रीज। ओपेक की फुल फॉर्म होती है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, कोई बता सकता है, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये इसकी डिमांड एंड सप्लाई को चेंज करते रहते हैं
ऑयल की, है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनके पास कंट्रोल है तेल के कुओं का। और ये सारा का सारा इन्होंने मिलकर, ये कंपनी साथ आई है, कंट्री साथ आई हैं, और इन्होंने मिलकर क्या बना लिया है, ऑयल को कंट्रोल करने के लिए क्या बना लिया है, क्या कहते हैं उसको, कार्टेल। हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पहले चैप्टर के अंदर इसके बारे में बात करी हुई है ना। तो हुआ क्या, देयर वाज अ मैसिव राइज इन द जनरल प्राइस लेवल अक्रॉस द ग्लोब। और फिर पेट्रोल वगैरह क्या होता है देश में, अलग अलग देशों में जो इनके ऑयल सप्लाईज के ऊपर डिपेंडेंट है, क्या होगा उनकी पेट्रोल की कीमत के ऊपर, वो बढ़ने लगेंगे, जिसका बर्डन अगेन किसको सहना पड़ेगा, कंज्यूमर। अच्छा मुझे एक बात बताओ जरा, 10-15 रुपए ही तो बढ़ते हैं पेट्रोल की कीमत, तो इतनी ज्यादा इस पे ये खबरें क्यों छा जाती है, मतलब इससे क्या होगा, मतलब 1 लीटर में अगर 10 10 रुपए 15 रुपए बढ़ गए, इंसान इतने पैसे खर्च कर देता है, इससे क्या होगा बताओ जरा। वेरी गुड। इससे सप्लाई चेन कॉस्ट बढ़ जाती है, क्यों, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में यूज होने वाले ऑटोमोबाइल्स से होने वाली ट्रांसपोर्टेशन वो बढ़ जाती है, क्योंकि सारे के सारे फ्यूज पे चढ़ रहे हैं, किसी न किसी प्रकार के फ्यूज पे चल रही है ना गाड़ियां, और रोड ट्रांसपोर्टेशन महंगी। तो जब किसी को पेट्रोल ज्यादा महंगा डलवाना पड़ेगा, तो जब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो वो भी तो महंगा ही पहुंचेगा ना कंज्यूमर तक। और इस पूरी स्टोरी में किसकी इनकम लिमिटेड है, कंज्यूमर की। पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, तो अर्पित क्या कंपनी को एक लेटर लिखती हो, क्या पेट्रोल बढ़ गया, थोड़ी सी मेरी पेट्रोल के हिसाब से कीमत वो बढ़ा दो सैलरी, ताकि जिस मैं 30,000 50,000 1 लाख को एंजॉय कर रहा हूं, तो मैं उतना ही एंजॉय कर सकूं, बताओ। कोई भी कंपनी, वर्ल्ड की कोई भी कंपनी, कोई भी एमएनसी इस फैक्टर को एंटरटेन करती है क्या, नहीं। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है, इट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस का क्या होता है, मतलब फंडा, वो गुड्स जो हम खरीदते हैं उसके एमआरपी के अंदर ही इंक्लूड होता है, राइट। बताओ सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं। यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज को अफोर्ड करना पर्सन के लिए महंगा पड़ रहा है। उसके बाद इंक्रीज इन इंपोर्ट प्राइसेस। बहुत लोगों की कंपनियां, बिजनेस, फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज वगैरह इंपोर्टेड माल के ऊपर चलती हैं, बताओ, इंपोर्टेड मटेरियल, हाँ कि ना। जब वो उसको मंगवाएंगे, और इंपोर्टेड मटेरियल वो इसलिए मंगवा रहे हैं ताकि डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उसका जो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल आ रहा है, वो किसी ना किसी फिनिश गुड को बनाने में काम आएगा। जब वो गुड फिनिश प्रोडक्ट या गुड जो है वो मार्केट के अंदर जब वो रोटेट करेगा, तब अब जो इंपोर्टेड प्राइस बढ़ गए किसी रॉ मटेरियल के, तो क्या अब वो गुड महंगे रेट पे बिकेंगे कि नहीं बिकेंगे। लेकिन क्या अब उस महंगे गुड को खरीदने की ताकत हर किसी के पास होगी, नहीं। अल्टीमेटली क्या सफर करता है इससे कंपनीज की सेल ग्रोथ और ओवरऑल बिजनेस साइकिल। उसके बाद हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड इंटरेस्ट रेट। फिर लोन वगैरह से भी लोग पीछे हटने लग जाते हैं, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफी हाई है। और जब लोन वगैरह नहीं मिलेंगे, तो अर्पित एक बार बताओ, जब लोन नहीं मिलता इसका डिसएडवांटेज क्या है लोगों को, आसानी से इकोनॉमी के अंदर क्या नहीं होता है, सबसे पहले तो बोलो, पैसा फ्लो नहीं होता, इन्वेस्टमेंट नहीं होती। और जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो क्या क्रिएट नहीं होगा, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी। और जब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगी, तो इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल क्या क्रिएट नहीं होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। जिसकी वजह से ये जो इंजन होता है घूमने वाला, ये इकोनॉमिक इंजन, ये क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है या तो रुक जाता है, ठीक है। तो इकोनॉमी के अंदर इस चीज से क्या आ सकता है, इस कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की वजह से क्या बोल सकते हो आप, ये टर्म लिख लो, इकोनॉमी स्टैग्नेट भी कर सकती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, राइट। ठहराव आ जाएगा, ना ऊपर जा रही है ना नीचे। ट्रेडिंग की मार्केट में मयूर उसको क्या बोलोगे,
कंसोलिडेशन या साइडवेज, है ना। हाँ, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए, सही बात है। पैसा फ्लो रोके, सही बात है। बिल्कुल, वही तो मैंने बोला ना, हम देखना अभी इकोनॉमिक सर्वे आएगा, अब आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी इस बार की। इस केस के अंदर स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन की बात करते हैं, तीसरी तरह की इन्फ्लेशन। इस केस के अंदर इन्फ्लेशन जो है वो लंबे समय तक परसिस्ट करती है, क्योंकि इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कमियां चल रही होती हैं, सच एस एग्रीकल्चर सेक्टर की धज्जियां उड़ रखी होती हैं। तो होता क्या है, एग्रीकल्चर इतना प्रोडक्टिव होता नहीं है। जब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव नहीं होगा तो आप समझ सकते ही हो, खाने पीने खाने पीने की जो बेसिक सब्जी फल वगैरह है पूरे साल, उनकी सप्लाई रहती है कम, लेकिन इनकी सप्लाई अगर कम है तो जनता जनता मान जाएगी क्या, उसकी डिमांड भी कम है क्या? डिमांड तो ज़्यादा है, और डिमांड क्यों ज़्यादा है शैनी? सेक्स। उसके बाद इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज फैसिलिटी, और बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ना हो पाना, स्टोरेज फैसिलिटी ना होने की वजह से यहाँ पर क्या बात है कि हो सकता है शायनी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो भी चीज़ें, माल वगैरह, लेकिन स्टोरेज फैसिलिटी प्रॉपर ना होने की वजह से वो क्रॉप्स वगैरह क्या कर गए, कीड़े मकोड़े उनको खा गए, वो बर्बाद हो गए, वो फसल बर्बाद हो गई। जैसे आपने सुना ना कि सडन ऑयल प्राइसेस बढ़ सकते हैं अर्पित, कि जिस समुद्री रास्ते से अगर तेल की शिपें जा रही हो, अगर वहां पर एक्सीडेंट हो जाए, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम से जब ऑयल के प्राइसेस एक ही रात में फिर एकदम से बढ़ जाते हैं, ये एक्सीडेंट को क्या बोलते हैं, कि समुद्र में जब ऑयल फैल जाता है, ऑयल। वेरी गुड। ये जो डेफिशिएंसीज हैं इकोनॉमी के अंदर अंदर जो चल रही हैं, इसकी वजह से ऑब्वियसली बात है शॉर्टेज क्रिएट होती है। शॉर्टेज क्रिएट हो रही है तो उसका ऑब्वियसली बात है कि सप्लाई कम है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गई है। यहां पर किसी चीज का फॉल्ट नहीं है, इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। इसको हम लोग बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी कहते हैं। और गवर्नमेंट यहां पर एक काफी ज्यादा कठिन समय फेस कर रही होती है इस इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए। और इसके लिए सरकार को जब ये आए स्ट्रक्चर की वजह से, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से, तो मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने ही पड़ते हैं। प्रॉपर गोडाउन्स, फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें वो बनवाना, ट्रांसपोर्टेशन बढ़िया होनी चाहिए। और यहाँ पर आप एक चीज़ और कह सकते हो, पता है, जब भी आपको आंसर देना हो ना, तो आप एक चीज़ कह सकते हो। मैं एक थोड़ा सा एक अलग आउटलुक आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ, एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ मैं आपको। हमारे देश में अलग अलग जगह पर पहाड़ और हिल्स वगैरह हैं। क्या पहाड़ और हिल्स पे कुछ ना कुछ रिसोर्सेस हैं जिससे कुछ यूज़ हो सके? बताओ। मिनरल्स हैं, जैसे प्लेट्यूज वगैरह पे होते हैं बहुत ज़्यादा। प्लेट्यूज तो बिल्कुल खदान है, बिल्कुल मिनरल्स की, है ना, है ना। जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि मेडिसिनल पर्पस के लिए हर्ब्स और श्रब्स यूज हो सकती हैं। बताओ हाँ कि ना? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर इन सारी चीज़ों को जो पहाड़ से जो आएंगी, अगर इनको नीचे लाना है प्लेन तक, सारी ज़्यादातर एक्टिविटीज तो प्लेन पे ही होंगी, है ना। अगर लेकर आना है और जनता तक पहुंचाना है तो प्लेन्स तो चाहिए हमें, मतलब काइंड ऑफ, ठीक है, नीचे उतारना है मतलब सामान को, ठीक है, क्योंकि देश में इधर उधर तो पहुंचाना ही पड़ेगा। और ज़्यादातर जनसंख्या बताओ, जोग्राफिकली आपने क्या सीखा है, हिल्स पे रहती है, प्लेट्यू पे रहती है, माउंटेन पे रहती है, प्लेन पे रहती है, या रिवर साइड रहती है, प्लेन्स पर रहती है, ठीक है। अब ये जब यहाँ पर नीचे ही उतार रहे हैं सामान को, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? सड़कें चाहिए ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है पहाड़ी रीजन में? रोड्स प्रॉपर ना होना। क्योंकि पहाड़ों के बीच में से रोड निकालना सबसे एक चुनौती भरा टास्क होता है। बताओ हाँ कि ना? है ना।
लेकिन इस प्रकार की इन्वेस्टमेंट अगर आपसे पूछी जाए इकोनॉमी के अंदर, ये इंटरव्यू के अंदर कि इकोनॉमी में कितनी फीजिबल है, तो आप क्या बोलोगे इंटरव्यू के अंदर? बिल्कुल सही है, क्योंकि पहाड़ पे मिलने वाले जो रिसोर्सेस हैं वो नीचे प्लेन रीजन तक तभी आ सकते हैं, और पूरे देश में उनसे बने हुए जो प्रोडक्ट्स हैं वो तभी सर्कुलेट हो सकते हैं जब वो पहाड़ से सेफली उतर सकें। वरना एक मेजर एक्सीडेंट लाखों करोड़ों अरबों रुपए के रिसोर्सेज को बर्बाद कर सकता है। आ गई यहां पे बात इकोनॉमी के स्ट्रक्चर की। डिस्ट्रीब्यूशन ही कैसे होगा इस केस में पहाड़ी रिसोर्सेज का, जब सरकार ने यहां पर इन्वेस्टमेंट ही अगर प्रॉपर तरीके से ना कर रखी हो, स्ट्रक्चरल मेजर्स ना ले रखे हो, इन्वेस्टमेंट और स्ट्रक्चरल मेजर्स इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ना कर रखी हो तो। एंड डोंट वरी, इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेपरेट हमारा टॉपिक है मेंस के अंदर, जीएस पेपर 3 के अंदर। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, पूरी इकोनॉमी करने के बाद लगभग 15 से 20 पॉइंट जो भी दे रखे हैं, 10 पॉइंट दे रखे हैं आपको जीएस पेपर 3 के अंदर, वो बाइफर्केट होकर 22-23 पॉइंट बन जाते हैं। हर एक पॉइंट के ऊपर हम मटेरियल पढ़ेंगे, लेकिन वो सारे टॉपिक्स ना कोर इकोनॉमिक्स जो हम अभी हम पढ़ रहे हैं स्टैटिक, उससे बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं। लेकिन इसको करे बिना वो 90% चीजें जो हम अलग पढ़ने वाले हैं, जो कि मेंस में जीएस पेपर 3 में बिल्कुल ही अलग एंगल है इकोनॉमिक्स का, वो लेकिन उसका बेस जो बनेगा वो यहीं से बनेगा। इंक्लूसिव ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इनएफिशिएंसी, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, गवर्नमेंट बजटिंग, बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें। जैसे सप्लाई चेन की आपने बात करी ना, तो मेंस के अंदर टॉपिक आप पे ये बताया लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हमने यहाँ पर इतनी कनेक्शन की बात करी, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, इसको ठीक करा जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की मदद से, विच इज द काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्या आपको ये दोनों तरह की टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन समझ में आई? एक रेट वाइज इन्फ्लेशन जिसमें 4 प्रकार हैं, और एक कॉज वाइज इन्फ्लेशन जिसमें 3 प्रकार है, डिमांड पुल, कॉस्ट पुश एंड स्ट्रक्चरल। किसी का कोई डाउट बताइए। ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।